डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम साल्ट, जिसके अंदर मैं आपको साथ के साथ जो रिएक्शंस हमारी होंगी उसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बस रिएक्शन को रट लेते हैं कि ये रिएक्शन यहाँ से यहाँ हो गई और हमारा प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ज़रूरी क्या होता है, आपको किसी भी रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसका आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट के अंदर जो बेसिक यहाँ पर यूज़ होना है हमारा ऑर्गेनिक का, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जहाँ पर भी मैं हाफ हेडेड एरो बोलूँ या फुल हेडेड एरो बोलूँ, आपको उस बात का मतलब समझ में आना चाहिए। फ्री रेडिकल है, अल्काइल ग्रुप है, या फिर कोई भी हमारा कार्बोकटायन है, कार्बोनाइन है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्यूजन की। फ्यूजन जैसा कि आप जानते हो, इसकी हिंदी में बोला जाता है विखंडन। तो किसी भी बॉन्ड का जो फ्यूजन है यानी क्लीवेज है, और क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, क्लीवेज, वो हमारी दो तरह की होती है। एक होता है हमारा होमोलिटिक फ्यूजन और एक होता है हमारा हेट्रोलिटिक क्लीवेज या हेट्रोलिटिक फ्यूजन। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और लाइटिक मीन्स क्लीवेज, मतलब जब बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये ए और बी का बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो क्या बनाएगा, ए के ऊपर रेडिकल और बी के ऊपर रेडिकल। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर के चले गए, इसको क्या बोला जाता है भाई, फ्री रेडिकल। मतलब जब बॉन्ड टूटे तो वो इस तरह से टूटे कि हर एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाए, उसको क्या बोलते हैं हमें, फ्री रेडिकल। मतलब ये जो है कैसे डिनोट किया मैंने, हाफ हेडेड एरो से। कैसे डिनोट किया मैंने, हाफ हेडेड एरो से। इसको और क्या बोला जाता है, फिश एरो, या इसको क्या बोलते हैं, हाफ हेडेड एरो। तो जहां पर भी मैं ऐसे निशान दिखा देता हूं आपको, तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे कि कौन सी क्लीवेज हुई है, हमारी होमोलिटिक क्लीवेज हुई है। और जो बॉन्ड टूटा वो इस तरह से टूटा है कि जो जाने वाला इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया है। दूसरी तरफ हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या हुआ, इस तरह की क्लीवेज नहीं होगी। ये होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की सेम होती है, मॉलिक्यूल की सेम होती है। यहां पर जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज है वो दो तरह से हो सकती है, ए और बी की क्लीवेज दो तरह से हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो क्या है, ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को बी लेके चला गया, इसके इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो ये क्या बन गया, ए पॉजिटिव और ये क्या बन गया, बी नेगेटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया उसको कैटायन बोल देंगे, नेगेटिव आ गया उसको एनायन बोल देंगे। सिमिलर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो हमारा। अगर ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा, ए दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के चला जाएगा, तो क्या होगा, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, ये हमारा एनायन हो गया और ये हमारा कैटायन हो गया। तो बेसिकली इसको मैंने कैसे डिनोट किया, फुल हेडेड एरो से। किसके द्वारा शो करते हैं हम इसको, फुल हेडेड एरो से। और जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है तो हमारा फ्री रेडिकल बनता है। जब हमारी हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है तो या तो कैटायन बनेगा और साथ में क्या बनेगा, एक एनायन बनेगा, या एक एनायन होगा दूसरा क्या होगा, कैटायन। तो जहां पे भी वर्ड अगर मैं फ्री रेडिकल का इस्तेमाल करूंगा, जब हम मैकेनिज्म करेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में, तो वहां पर आपको ये नहीं होना चाहिए सर फ्री रेडिकल होता क्या है। जब बॉन्ड की क्लीवेज होमोलिटिक होती है तो जो हर एक एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर के चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्लियर है। तो आई थिंक आपको फ्यूजन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकटायन बोल देते हैं, कार्बन के ऊपर नेगेटिव हो तो उसको कार्बो एनायन बोल देते हैं। अब बात करते हैं हमें डाइजोनियम साल्ट की। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, डाइजोनियम साल्ट जो होते हैं हमारे हाईली रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। तो क्या लिखेंगे, डाइजोनियम साल्ट्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड एंड यूज्ड एज वैल्यूएबल इंटरमीडिएट
फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है भी इसकी, कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसकी हम डायरेक्ट प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रिपरेशन से क्या मतलब है, जैसे सपोज कीजिए मान लिया आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो आप कभी भी क्या नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हो। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जो होता है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। उस दौरान जो हीट निकलती है वो एक्सप्लोड कर सकती है, इस वजह से कभी भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं किया जाता। तो उसके लिए हम बाल्ज स्किमर रिएक्शन यूज करते हैं, जिसमें हम डाइजोनियम साल्ट जो है उसका यूज करते हैं। तो बेसिकली इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये एक वैल्यूएबल इंटरमीडिएट है फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि अगर हमें अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने हैं जो हम डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उसके अंदर एज ए इंटरमीडिएट जो हम किसको यूज कर सकते हैं, डाइजोनियम साल्ट को यूज कर सकते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे इनकी रिएक्शंस को दो तरह से बांटा गया है। मतलब डाइजोनियम साल्ट की जो रिएक्शंस होंगी वो दो टाइप की हो सकती है। पहली जो होंगे हमारी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं भाई, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और क्या होगा साथ में भाई इसके अंदर है, एंड ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय यूनिवैलेंट ग्रुप। मतलब जो डाइजोनियम ग्रुप है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी यूनिवैलेंट ग्रुप के द्वारा। अब डायजो ग्रुप आपको पता है, अभी मैंने बताया भी, ArN2X ऐसे लिखते हैं हम, या इसको ऐसे लिखा जाता है ArN ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव और ये हमारा X नेगेटिव। तो बेसिकली ये जो ग्रुप है जिसमें N2 की एलिमिनेशन होगी, फर्स्ट टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी वो होती है। सेकेंड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिएक्शंस इन विच नाइट्रोजन एटम ऑफ डाइजोनियम साल्ट आर retained and converted into more stable grouping। मतलब जो नाइट्रोजन एटम है उसकी क्लीवेज नहीं होगी, बल्कि उसको किसी और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दूसरे टाइप की रिएक्शंस हमारी वो होंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाली विद मैकेनिज्म। जो फर्स्ट रिएक्शन होगी फर्स्ट वाले के लिए, वो भी हम साथ के साथ उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, और फिर एक क्वेश्चन जो है मैं आपको करने के लिए दूंगा कि आपको वो कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहला आता हमारा नंबर 1, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ नाइट्रोजन, जिसके अंदर हमारा किसका लॉस होगा भाई, N2 मॉलिक्यूल का लॉस होगा। मतलब ये जो यहाँ पर हम इसके साथ लिखते हैं, ये मॉलिक्यूल जो है N2, ये लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर पहले ही टाइप लेते हैं हमें, जिसके अंदर किसके द्वारा रिप्लेसमेंट देखेंगे हमें, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। मतलब वो ग्रुप्स हम यूज करेंगे, बेसिकली वो रेड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे जो इसके अंदर से N2 मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देंगी और खुद हाइड्रोजन वहां पर आकर के अटैच हो जाएगी। इस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोला जाता है, डीअमीनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो डायजोटाइजेशन मैंने आपको पहले बताया इंपॉर्टेंट है, और आज के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, डीअमीनेशन। क्या होता है भाई डीअमीनेशन, इसकी डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस which involves
diazotization of an amine and subsequent reduction to diazonium salt is called deamination. क्या नाम दिया जाएगा उसको? डीअमीनेशन. मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर क्या होती है, डाइएजोटाइजेशन होती है अमीन की, और जब हम उसका रिडक्शन करते हैं डाइजोनियम साल्ट का, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीअमीनेशन. ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन. इस डेफिनेशन को मैं रेज कर देता हूं क्योंकि अब ये प्रोसेस जो पूरा है वो हम करने वाले हैं. तो डेफिनेशन आपने लिख भी ली होगी, नहीं लिखी है तो आप एक बार बैकवर्ड करके इसको लिख सकते हैं. तो इसके अंदर क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले मैंने क्या बताया, हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करेंगे इसके अंदर. तो क्या लिखेंगे? रिएक्शंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट with a number of reducing agents like hypophosphorus acid, जिसका क्या फार्मूला होता है हमारा? ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, H3PO2, सोडियम बोरोहाइड्राइड. क्या होता है बोरोहाइड्राइड? NaBH2. अल्कलाइन फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है हमारा? HCHO. तो अगर हम इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करते, चाहे वो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, चाहे वो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है, चाहे वो हमारा अल्कलाइल HCHO है, तो क्या करेगा वो? रिजल्ट इन रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय हाइड्रोजन. तो किसी का भी आप इनमें से रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कीजिए, वो डाइजोनियम ग्रुप जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा. अब इन सब में से जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, वो मोस्ट इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज किया जाता है वो क्या हमारा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड. तो क्या लिखेंगे? मोस्ट इफेक्टिव reducing agent is a H3PO2 and a catalyzed by cuprous ion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, छोटी सी बात है. OUS हम कब यूज करते हैं? जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो. अगर कॉपर 2 पॉजिटिव के अंदर होता तो मैं क्या यूज करता है? यहाँ पे क्यूपरिक आयन यूज करता. तो क्या यूज किया हमने? क्यूप्रस आयन एंड प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. ये रिएक्शन जो होगी किस मैकेनिज्म के द्वारा होगी भाई? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा. अब स्टार्टिंग में मैंने बता दिया बेसिकली आपको कि फ्री रेडिकल जो जनरेट होता है वो कैसे होता है. पहले हम एक बार इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसका जो मैकेनिज्म हम पूरा बोर्ड के ऊपर जो है इसका मैकेनिज्म करेंगे. रिएक्शन क्या होती है? ArN2X, ये पॉजिटिव हमारा X नेगेटिव. इसके अंदर क्या डालूंगा मैं? जो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है वही ले लेते हैं हम. कौन है हमारा? H3PO2. तो क्या डालेंगे इसके अंदर? H3PO2. हाइड्रोलिसिस कर देंगे. अब प्रेजेंस किसकी दी भाई? हमारी क्यूप्रस आयन की, यानी कॉपर पॉजिटिव की. अब इसमें याद रखना आपको, जो क्यूप्रस आयन है वो चेंज हो जाएगा क्यूप्रिक आयन के अंदर, यानी कॉपर पॉजिटिव से क्या बन जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव. ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ में इसको क्या बना देगी? फॉस्फोरिक एसिड H3PO3. यहां से N2 निकल जाएगा प्लस में N2. यहां से अब ऑक्सीजन जा चुकी है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन तो हमारी X के साथ क्या निकाल देगी? HX. एक हाइड्रोजन हमारी AR ग्रुप के साथ क्या बना देगी? ARH. तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डीअमीनेशन. अब AR की जगह और क्या ले सकता हूं मैं? मैंने ले लिया, मान लिया C6H5N2X प्लस में क्या डाला हमने? H3PO2 प्लस H2, कॉपर पॉजिटिव की प्रेजेंस. अब याद रखने के लिए मैंने सिंपल सा क्या बता दिया? ऑक्सीजन इसके साथ क्या बना देगी? H3PO3 प्लस यहां से क्या निकलना हमारा?
N2 प्लस 2 हाइड्रोजन बच गई, एक हमारी X के साथ क्या निकाल देगी HX, और एक हाइड्रोजन हमारी इसके साथ क्या बना देगी C6H6, जिसे हम क्या नाम देते हैं बेंजीन। लेकिन जितनी आसान ये रिएक्शन लग रही है इतनी आसान ये रिएक्शन है नहीं। एक्चुअल में इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, लगभग 4 से 5 स्टेप के अंदर ये जो रिएक्शन है हमारी होती है। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, इसकी बात करेंगे हमें मैकेनिज्म की। अब मैकेनिज्म के अंदर 2 स्टेप हमारे मेन रहते हैं, एक चेन इनिशिएशन और एक चेन प्रोपेगेशन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या है भाई हमारा, हम क्या पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या लिख लेता हूं चेन इनिशिएशन। अब बेसिकली चेन इनिशिएशन का मतलब क्या है कि जो हम रिएक्टेंट लेंगे, हमारा कौन सा रिएक्टेंट लिया था हमने ArN2X, ठीक है, उसके अंदर फ्री रेडिकल की जनरेशन होगी। मतलब चेन इनिशिएशन के अंदर मैं क्या लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप के अंदर ArN ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है, प्लस अब पॉजिटिव दिखा दूं यहाँ पे या X नेगेटिव निकलू कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म जब हम दिखाएंगे तो हम यहाँ पे केवल N2 दिखा लेंगे। प्लस में क्या है हमारा कॉपर पॉजिटिव। अब क्या होगा यहाँ से जो क्लीवेज होगी कैसे होगी, ये जो ग्रुप है ये यहाँ से एज इट इज निकल जाएगा, किस फॉर्म में N2 की फॉर्म में। कॉपर जो है किसमें रिड्यूस हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव में। अब यहां से जब क्लीवेज हुई आपको दिख रहा नाइट्रोजन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, अब उसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो यहां से जब क्लीवेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपने साथ लेकर के चला जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे Ar फ्री रेडिकल, ये क्या बन गया हमारा एराइल फ्री रेडिकल। क्या बन गया भाई हमारा एराइल फ्री रेडिकल या Ar रेडिकल। अब इस स्टेप को क्या बोला जाता है चेन इनिशिएशन। ये क्या कर दी भाई हमने इसकी इनिशिएशन कर दी, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा चेन प्रोपेगेशन। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे भाई चेन प्रोपेगेशन, बोलो बोलो जल्दी। अब चेन प्रोपेगेशन के अंदर क्या होगा, जो हमारा फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है वो कंबाइन करेगा हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड के अंदर। बेसिकली इसकी हमें स्ट्रक्चर बनानी आनी बहुत जरूरी है। H3PO2 को क्या बोला जाता है ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। H3PO2 क्या हमारा ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी हमें बहुत जरूरी है। बेसिकली इसके लिए मैं आसान सी ट्रिक सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ, एक आसान सा तरीका बताता हूँ कि कोई भी ऑक्सो एसिड आपको बनाना आ जाए फास्फोरस का, तो एक आप कंफर्म उसके साथ डबल बॉन्ड बना लीजिए ऑक्सीजन का। तो एक फास्फोरस हो गया, एक ऑक्सीजन बच गई, एक ऑक्सीजन और 3 हमारी हाइड्रोजन। एक ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन को अरेंज कर दीजिए, अब 2 हाइड्रोजन बच गई हमारी H। तो बेसिकली ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई। तो इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब चेन प्रोपेगेशन के अंदर क्या होगा, जो हमारा Ar फ्री रेडिकल है प्लस में हम क्या डालेंगे POH, इसको मैं ऐसे दिखा लेता हूँ डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर क्या है आपको पता है Ar फ्री रेडिकल है, इसको किसकी जरूरत है अपने एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये जो है क्या करेगा इस हाइड्रोजन के पास आएगा, अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, यहां से बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये हाइड्रोजन क्या है इसको भी, अब यहां से बॉन्ड अगर टूटे तो एक हाइड्रोजन तो इसके पास है और एक हाइड्रोजन इसको जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको यहां से मिल जाएगा, मतलब ये क्या बना देगा ArH बना देगा। क्लियर है। अब यहां पे क्या बच गया फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो प्लस में क्या लिख देंगे P फ्री रेडिकल, बाकी हमारा वही OH डबल बॉन्ड O और H। इस स्टेप को क्या बोल दिया जाता है प्रोपेगेशन। क्या बोल दिया जाता है इस स्टेप को प्रोपेगेशन। अब क्या आ जाता है हमारा इसके बाद थर्ड स्टेप। अब जो बनना है हमारा डीअमीनेशन हो चुका है,
उसके साथ हाइड्रोजन आ चुकी है, लेकिन ये तो हमारा फ्री रेडिकल है। कोई भी जो कैटालिस्ट हम डालते हैं बेसिकली आपको पता है वो लास्ट में क्या होना चाहिए, रीजनरेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या बना है हमारे पास, पी फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड ओ एच और ओ एच। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा एरीन डाइजोनियम साल्ट है, क्या AR N ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहां पर कौन आएगा हमारा, जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था, P डबल बॉन्ड O OH H, और ये क्या होगा हमारा फ्री रेडिकल। अब यहां पर इस फ्री रेडिकल को क्या चाहिए भाई, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, ये इसके साथ में आएगा। याद रखें हाफ एडिड एरो है। ये जो नाइट्रोजन है अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना फुल एडिड एरो में दिखा रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगी। तो यहां पर बेसिकली क्या जनरेट हो जाएगा, AR N। अब ये लोन पेयर यहां पे आ गया, तो मैं क्या दिखा दूंगा इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। यहां पे क्या बच गया बीच में, डबल बॉन्ड। यहां पे क्या आ गया, नाइट्रोजन। अब इसके पास अपना लोन पेयर था ऐसे, मैं इसको ऐसे रख लेता हूं, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। यहां पर इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या जनरेट हो गया हमारा फ्री रेडिकल। अब इस फास्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, POH पॉजिटिव, और नीचे क्या आ गया H, और ये क्या आ गया हमारा डबल बॉन्ड O। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप बहुत इजी है, क्या बना हमारा वहां पे AR। अब दिक्कत पता है क्या आती है, आप सोचते हो आपको हर एक स्टेप जो है रटना पड़ेगा, नहीं, एक बार यहां से हमने इनिशिएशन की थी, ऑटोमेटिकली चीजें जो है अपने आप हो रही हैं, हमें बस फ्री रेडिकल जनरेट करते चलना है। अब यहां पर जो बना है वो आगे आ जाएगा, क्या बना हमारा ARN डबल बॉन्ड N, दो लोन पेयर, और इस नाइट्रोजन के पास क्या है, एक अपना फ्री रेडिकल है। अब नाइट्रोजन को क्या बनाना, अपना ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो अगेन ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, हाफ एडिड एरो से मैं इसको दिखा दूंगा, और इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन बचा था हाफ एडिड एरो में यहां से दिखा दूंगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे ले जाएगा। तो बेसिकली यहां से क्या निकल गया, AR फ्री रेडिकल, यहां से इनके बीच में क्या आ गया ट्रिपल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, बॉन्ड बना देगा, प्लस में क्या निकल गया N ट्रिपल बॉन्ड N, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, N2 लिख सकता हूं। क्लियर है। अब बात रहेगी किसकी, ये तो हमारा एज इट इज रह गया, कैटायन है, ये भी तो क्या चाहता है, क्योंकि इसको लास्ट में रीजनरेट होना है। याद रखिए हमने स्टार्टिंग में इसके अंदर क्या डाला था, वाटर डाला था, उसका रोल अब तक कुछ नहीं आया। तो फिफ्थ स्टेप में कौन एक्शन में आएगा, जल जी हमारे एक्शन के अंदर आएंगे, यानी वाटर जो हमारा एक्शन में आएगा, प्लस में P। अब इसके साथ क्या था हमारा डबल बॉन्ड O OH H। अब ये कोई फर्क नहीं है, इसको P डबल बॉन्ड OH H ऐसे लिखोगे, या फिर POH डबल बॉन्ड OH ऐसे लिखोगे। मैं ऐसे लिख लेता हूं जैसे हमने जनरेट किया था, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH H। अब यहां पर क्या हमारे दो लोन पेयर है, इस फास्फोरस के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाटर क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन कर लेगा अपने आप को, क्या बनाएगा HOH, इसके साथ जुड़ गया। अब ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इसको दिए हैं, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इसके साथ हमारा POH डबल बॉन्ड OH ऐसे हो जाएगा। अब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अपने साथ कभी भी क्या नहीं रखना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज को नहीं रखना चाहेगा अपने ऊपर। तो यहां से इमीडिएटली वो इस बॉन्ड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, OH बन गया हमारा, और ये H यहां से निकल गया, तो क्या बन गया हमारा POH डबल बॉन्ड OH OH। तो इस प्रकार से इस बॉन्ड की क्लीवेज होगी, और क्या बन गया हमारा H3PO3। देखिए आप प्रोडक्ट को याद कीजिए, वहां पर भी क्या बना था हमारा H3PO3, और यहां पे मैं लिख दूंगा -HA पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट में क्या क्या निकला था हमारा N2 निकला था, इस स्टेप में आ गया, H3PO3 निकला था, इस स्टेप में आ गया,
ArN2 निकल के Ar फ्री रेडिकल का जनरेशन जो हुआ था, जो हमारा एरीन बनना है वो हमारा बन गया। X नेगेटिव हमने दिखाया नहीं, वो एक H के साथ HX निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया भाई, हमारा इसका मैकेनिज्म हो गया। क्लियर है? तो ये मैकेनिज्म भाई अगर आप 2-3 बार अच्छे से लिख लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको याद करने में। क्लियर है? अब ये जो मेथड है भाई इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। जैसे एक मैं लिख लेता हूं सिंथेटिक एप्लीकेशन। क्या लिख लेते हैं कि सिंथेटिक एप्लीकेशन। जैसा कि पहले भी हमने बताया था, जो डाइजोनियम साल्ट है हमारे एक बहुत ही वैल्यूएबल इंटरमीडिएट है। अगर हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है सिंथेसिस करना है तो यहाँ पर भी जो इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमें एनिलीन को कन्वर्ट करना है ट्राई-ब्रोमो बेंजीन के अंदर तो हम कैसे करेंगे, किस तरीके का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सिंथेटिक एप्लीकेशन में क्या है, ये है हमारा एनिलीन। आपको बोल दिया जाए एनिलीन है, इसको कन्वर्ट करो ट्राई-ब्रोमो एनिलीन के अंदर, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आपको एनिलीन दिख रहा है, मतलब एनिलीन से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, डाइएजो ग्रुप बनाना पड़ेगा। डाइएजो ग्रुप का हम डी अमीनेशन करेंगे, उसके बाद हमें ये प्राप्त हो सकता है, क्योंकि डी अमीनेशन से यहाँ से नाइट्रोजन हट सकता है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले एनिलीन है, इस रिएक्शन को हम कराएंगे ब्रोमीन की प्रेजेंस में और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। याद रखेंगे वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगा, स्ट्रोंगली एक्टिवेट कर देगा एनिलीन को, और जो हमारा पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब ऑर्थो और पैरा की बजाय जो हमारा कंपाउंड बनेगा कैसे बनेगा, NH2 Br Br Br। जहां पर भी हमारे लोन पेयर हैं वहीं पर हमारा Br पॉजिटिव अटैच हो जाएगा। इसके अंदर हमने फिर क्या डाला था, NaNO2 और H पॉजिटिव की प्रेजेंस, NaNO2 H पॉजिटिव की प्रेजेंस। टेम्परेचर कितना रखा था हमने, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है इसके अंदर हमारा क्या बन गया था, यहाँ पे N2 पॉजिटिव, और दोनों तरफ क्या आ जाएगा, Br Br Br। तो कहाँ से चले थे हम, एनिलीन से, उसके अंदर Br2 डाला वाटर की प्रेजेंस में, फिर हमने NaNO2 डाला 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब लास्ट स्टेप क्या कर देंगे, इसके अंदर क्या डाल देंगे, हमारा H3PO2। क्या डाल देंगे, H3PO2, साथ में कौन सा आयन हो जाएगा, हमारा क्यूप्रिक आयन। बेसिकली यहाँ से क्या होगा, ये जो ग्रुप है रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो जाएगी, तो क्या बना देगा, Br Br Br। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन गया, इसको बोला जाता है सिम ट्राई-ब्रोमोबेंजीन। कॉमन नेम जो होता है इसका सिम ट्राई-ब्रोमोबेंजीन। सिम मतलब एक प्रकार से सिमेट्रिकल बोल सकते हो, या फिर आईयूपैक नेमिंग अगर इसकी की जाए 1 2 3 4 5, फर्स्ट पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे क्या है, ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे 135 ट्राई-ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है? इसके बाद आपको मैं वर्क के तौर पर लगा लीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए लगा लीजिए, क्वेश्चन दे देता हूं, कन्वर्ट या सिंथेसाइज M ब्रोमोटोल्यून। M ब्रोमोटोल्यून, M का मतलब यहाँ पे किससे है, मेटा से है, फ्रॉम पैराटोल्यूडीन। आपको मेटाब्रोमोटोल्यून बनाना है पैराटोल्यूडीन से। बेसिकली मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। पैराटोल्यूडीन होता क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक तरफ हमारा CH3 ग्रुप और एक तरफ हमारा NH2 ग्रुप। ठीक है, ये जो रिएक्शन होगी अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में होगी। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं मिलता है, इसका आपको नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहिए, ताकि जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं वो हर स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और जैसा कि हमारा मोटो है एजुकेशन फॉर ऑल, तो सबको वो एजुकेशन मिलनी चाहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।